गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आपका स्वागत है शिरोमणि मिशन फैमिली में। आप हैं अभिमन्यु सर के साथ और आपको पिछले वाला चैप्टर सारा पसंद आया और आपने बताया कि आपको सारे याद हो गए अच्छे से। आपने वो चैप्टर सॉल्व भी किया है। आप हमारा होमवर्क कर रहे हैं। आप हमारे क्लासेस को लगातार ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। यह है हमारा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में, जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कम से कम आप लोग आई के ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेंगे, जिससे आपका आँख और आपका मस्तिष्क हमेशा के लिए स्वस्थ बना रह सके। जलवायु, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? वर्षण,
भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना कार्य: अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम एक बेहतर से जॉब को करें। अरे बेहतर जॉब तो सब लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी हम बुक में पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसे हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। यही बेहतर होगा हम सब के लिए। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य: चित्र 5.1 में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। वनस्पति के प्रकार: हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसे आप देख सकते हैं चित्र 5.3 में। तो ये रहा हमारा चित्र 5.1 है। यहाँ पे इसको भी आप देख लेंगे। थोड़ा सा क्षेत्र दिया हुआ है, इधर प्रतिशत में है और राज्य है हमारा 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना है बताएं ज़रा। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, इसमें देखेंगे अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर, निर्गत परत 40 मीटर, वितान परत 20 मीटर, ये नवीन वृक्ष है। फिर 5 मीटर है, झाड़ी परत है और सबसे जो छोटा है वो हमारा 1.5 मीटर का है, यानी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का तस्वीर है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन: ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन: ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ
एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पा जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमुर और हिरन हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सींग, शेर, सूअर, हिरन और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ
देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, सप्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्कड़वाल जैसी घुमक्कर जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंहा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। पिक्चर को भी देखेंगे। मैंग्रोव वन पिक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिलता है। देख लीजिए, इस तरह का एक तस्वीर होता है मैंग्रोव का। तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। चलिए थोड़ा विचार करते हैं। यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या होगा? यही हो। क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। आपको मालूम है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ है? भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक
वास स्थल कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में, गुजरात के गिर जंगल में। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। प्रीवियस पेज को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। औषधीय पादप, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। इसको याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक हैं और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग में सहायता करता है। जामुन का बीज। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके। क्रियाकलाप, क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है। इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों का पहचान सकते हैं। अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता या असमानता पाते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भाड़ल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग यानी तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस,
मांस में मीट, मटन, चिकन, मांस और अंडे भी प्राप्त करते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। ये 18 जीव मंडल निचय भी पढ़ लेते हैं। सुंदरवन, सिमलीपाल, कच्छ, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू साइक, वोवा, शेष, अचलम, नंदा देवी, अगस्त्य मलाई, पन्ना, नाकरेक, कंचनजुंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस, अचनकमर अमरकंटक। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया है। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। देखते हैं यहाँ पे क्या है पढ़ने के लिए। परियोजना कार्य। पहला, उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। नंबर 2, इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं से एकत्र कीजिए। नंबर 3, भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट पेज। प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ कारण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगोए हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? जरा इस पे विचार करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा एक्सरसाइज है, तो आप लोग कॉपी कलम खोल लेंगे और इसको साथ साथ लिखेंगे और सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे या आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वैकल्पिक
प्रश्न पहला है, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? को टुंड्रा, खो हिमालय, गो मैंग्रोव, घो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? को पंजाब, खो दिल्ली, गो ओडिशा, घो पश्चिम बंगाल। नंबर 4, भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? को मानस, खो मन्नार की खाड़ी, गो नीलगिरी, घो नंदा देवी। नंबर 2, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। भारत में पादपों एवं जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? 2, जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दो। नंबर 3, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। निम्नलिखित में अंतर कीजिए। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। नंबर 2, सदाबहार और पर्णपाती वन। नंबर 4, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। नंबर 5, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। नंबर 6, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? मानचित्र कौशल। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाएं और अंकित करें। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3, 2 जीवमंडल निचय भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। परियोजना कार्य, अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधि पादप का पता लगाएं। नंबर 2, किन्हीं 10 व्यवसायों के नाम ज्ञात करो जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों से कच्चा माल प्राप्त होता है। नंबर 3, वन्य प्राणियों का महत्व बताते हुए एक पदांश या गद्यांश लिखिए। नंबर 4, वृक्षों का महत्व बताते हुए एक नुक्कड़ नाटक की रचना करो और उसका अपने गली मोहल्ले में मंचन करो। नंबर 5 एंड लास्ट, अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर किसी भी पौधे को लगाइए और देखिए कि वह कैसे बड़ा होता है और किस मौसम में जल्दी बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरा का पूरा क्लास को अटेंड करने के लिए। और आप लोग आंसर इसका ज़रूर देंगे, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय आप सभी।